कल के वीडियो में हमने बात की थी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और होम्योपैथी का रोल क्या है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को ट्रीट करने में, उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन वीडियो था कल का। आज हम लोग बात करेंगे रिस्क फैक्टर ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। तो ऐसे तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता किस कारण से है, अभी तक ये अननोन है, इसका इटियोलॉजी पता नहीं है, अननोन है कॉज है, इस पे रिसर्च हो रहे हैं, लेकिन अभी तक रिसर्चर जो हैं या साइंटिस्ट या डॉक्टर्स हैं वो अभी निष्कर्ष पे नहीं पहुँचे हैं कि ये होता किस कारण से है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। लेकिन कुछ कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को कॉज कर सकते हैं। इतने सालों के रिसर्च और प्रैक्टिस से ये बातें आई हैं कि हाँ कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कॉज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें है फैक्टर है वो तो है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में क्या है कि जैसे कि कुछ अगर किसी फैमिली में ये ऐसा हिस्ट्री है कि पहले से उस फैमिली में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो पहले से उस फैमिली हिस्ट्री में, तो उसके आने वाले जो ऑफस्प्रिंग हैं या बच्चे हैं उनमें चांसेस होता है कि हाँ ऑटिज्म ये आ सकता है, ये हेरिडिटरी हो सकता है उन केसेस में। दूसरा जो क्लोज ब्लड रिलेटेड वो जो शादियाँ होती है जो कंसेजिनियस मैरिज बोलते हैं, उनमें क्लोज ब्लड रिलेशन के कारण से जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं आ पाती है, तो उन केसेस में भी जेनेटिक ये डिसऑर्डर होने से और ये क्या होता है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के चांसेस होते हैं। उसके बाद से जिस फैमिली में डिप्रेशन का हिस्ट्री हो, उस फैमिली में डिप्रेशन का हिस्ट्री हो, उसमें क्या होता है बच्चे मैक्सिमम चांसेस है कि वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं। तो ये सब रिस्क फैक्टर है, ये एकदम एग्जैक्ट नोन कॉज नहीं है कि हाँ इसी के कारण से होता है। ऐसा इतने सालों के अनुभव से और ये रिसर्च से डॉक्टर्स के रिसर्च से पता चला है कि हाँ कुछ कुछ ये कॉज हो सकते हैं, पॉसिबल कॉज जो कि ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कॉज करते हैं। उसके बाद से आते हैं हम लोग वैक्सीनेशन के केसेस में। जनरली जो बच्चे होते हैं वैक्सीनेशन दिया जाता है उनको, उन बच्चों में जैसे कि एमएमआर की वैक्सीन्स हो गई, तो वैक्सीन के कारण से तो नहीं, लेकिन वो क्या होता है कि वो मरकरी उसमें लोडेड रहता है, तो मरकरी हेवी मेटल होता है, उसके कारण से जब वो वैक्सीन्स दी जाती हैं बच्चों में तो वो क्या टॉक्सिक इफ़ेक्ट उनका होता है हेवी मेटल्स का, जिसके कारण से हो में भी पॉसिबल है कि हो सकता है ब्रेन में कुछ केमिकल चेंजेज आएँ या कुछ उसका टॉक्सिक इफ़ेक्ट हो और ऑटिज्म लाइक फीचर डेवलप हो बच्चे में। उसके बाद से फिर हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम में। प्रेगनेंसी के टाइम में अगर मदर्स है वो सफ़र कर रही हैं कोई डिप्रेशन से या फिर कोई फैमिली प्रेशर से, अगर मदर सफ़र कर रही हैं तो वो बच्चे में आ सकता है। उसके बाद आता है प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉज ऑफ ऑटिज्म, मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो कॉज है ऑटिज्म का वो क्या क्या हो सकता है। तो एक तो हो सकता है कोई वायरल इन्फेक्शन जैसे कि रूबेला हो गया या साइटोमेगालो वायरस हो गया, ये सब जो वायरस हो गए इनके इन्फेक्शन से अगर जब बच्चा रहता है पेट में माँ के, उस समय में अगर ये इन वायरस का अगर अटैक होता है तो वो बच्चे के ग्रोथ को वो रिटार्ड कर सकते हैं या बच्चों में वो मेंटल रिटार्डेशन कॉज कर सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें हो सकती हैं और ऑटिज्म लाइक फीचर डेवलप हो सकता है बच्चे में और कुछ डेवलपमेंटल अबनॉर्मलिटी भी आ सकती है। उसके बाद से जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है, मतलब उस समय में जो ग्लूकोज का लेवल या शुगर का लेवल बढ़ा होता है, उसके कारण से भी पॉसिबल है कि कुछ चेंजेज आ सकते हैं बच्चे में और ऑटिज्म लाइक सिम्टम डेवलप हो सकते हैं या बच्चा जो है वो ASD सस्पेक्टेड हो सकता है। उसके बाद से प्रेगनेंसी के टाइम में जनरली जो जनरल कंडीशन है कि थायराइड बढ़ा रहता है या थायराइड हार्मोन का उस समय में बढ़ना एक नॉर्मल प्रक्रिया है।
ऐसा हमेशा तो नहीं होता है, लेकिन किसी किसी केसेस में ऐसा होता है कि थायराइड हार्मोन के बढ़ने से या उसके कम या उसके डिसऑर्डर से, जनरली थायराइड हार्मोन के डिसऑर्डर से बच्चे की आईक्यू लेवल कम हो सकती है, या बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, या उसका बच्चे का ग्रोथ कम हो सकता है। क्योंकि थायराइड हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि ओवरऑल ग्रोथ को अफेक्ट करता है बॉडी के, वो मेंटल ग्रोथ हो या फिजिकल ग्रोथ हो, सबको अफेक्ट करता है थायराइड हार्मोन। उसके बाद से अगर मदर प्रेगनेंसी के टाइम में फैमिली प्रेशर से या डिप्रेशन से वो सफ़र कर रही हैं, तो वो जो बच्चा होगा वो भी सफ़र कर सकता है ऑटिज़म लाइक सिम्टम से। या फिर प्रेगनेंसी के टाइम में कोई मेडिसिन्स दी जा रही हैं या कोई टीरेटोजेनिक एजेंट्स हैं वो दी जा रही हैं, जिसके कारण से वो बच्चे पे उसका जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट होगा उसके कारण से बच्चे में भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर या ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जैसे सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं, या बच्चा ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से सफ़र कर सकता है। फैक्टर हैं प्रेगनेंसी के टाइम में जो कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कॉज कर सकते हैं या डेवलपमेंटल डिले कॉज कर सकते हैं। उसमें हो गया जैसे ट्विन बेबीज़ होते हैं, ट्विन बेबीज़ में जनरली जो वो पैटर्न शो करते हैं जीन्स का, वो सेम टाइप का पैटर्न होता है जीन का। और ट्विन बेबी में भी वो भी जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं, मतलब एक ही जाइगोट होता है उसमें दो ट्विन बन जाते हैं, उन केसेस में जनरली जो दोनों ट्विन्स होते हैं वो सफ़र करते हैं ऑटिज़म या ऑटिज़म लाइक सिम्टम से। उसके बाद से अगर रेड्यूस्ड ऑक्सीजन सप्लाई होता है बर्थ के टाइम में या कोई बर्थ कॉम्प्लिकेशंस होती है, उस समय में वो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कोई कॉज कर सकता है, रेड्यूस्ड ऑक्सीजन सप्लाई या फिर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वो कॉज कर सकता है। उसके बाद से जनरली होता क्या है कि ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है वो नेक के अराउंड में वो फंसा रहता है बच्चों में कुछ में, जिसके कारण से उनकी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है और वो क्या करती है कि कोई डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कॉज करती है या फिर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कॉज करती है। उसके बाद कुछ बच्चे होते हैं जो कि बर्थ के टाइम में वो उनमें क्या होता है कि जो फीकल मटेरियल होता है वो चला जाता है, उसके कारण से ऑक्सीजन की सप्लाई उनकी वो अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, जिसके कारण से भी वो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो सकता है या फिर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है उन बच्चों में। उसके बाद कुछ आते हैं गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में होता है डायरिया या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये सब जो चीज़ें होती है, या ये ग्लूटीन इंटॉलरेंस होता है या ग्लूटीन टॉक्सिसिटी होता है, मिल्क इंटॉलरेंस होता है, ये सब से ये सारी चीज़ें होती हैं, या लीकी गट होता है, ये सब प्रॉब्लम से ये गट रिलेटेड इशू हैं, ये भी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ऑटिज़म लाइक सिम्टम्स ये कॉज करते हैं। उसके बाद हेवी मेटल्स का आ जाता है, तो हेवी मेटल टॉक्सिसिटी होती है। कुछ थ्योरीज़ में ये भी बताया गया कि हेवी मेटल टॉक्सिसिटी के कारण भी ऑटिज़म या ऑटिज़म लाइक सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, मरकरी हो गया, ये सब जो मेटल्स हैं ये हेवी मेटल्स हैं, और अगर इनका एक्सपोजर होता है प्रेगनेंसी के टाइम में तो वो कॉज कर सकते हैं डेवलपमेंटल डिसऑर्डर या फिर उनके हेवी मेटल टॉक्सिसिटी के कारण ऑटिज़म या ऑटिज़म लाइक सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। उसके बाद से जिन बच्चों में सीजर या एपिलेप्सी का प्रॉब्लम होता है जिनमें, उन बच्चों में भी मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि वो ऑटिज़म लाइक सिम्टम्स या ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर उनमें डेवलप हो जाता है। ये सब सारी जो हो गई, ये क्या है, रिस्क फैक्टर्स ऑफ ऑटिज़म है। ऑटिज़म का एग्जैक्ट एटियोलॉजी अभी नहीं पता है, नोन कॉज नहीं पता है, लेकिन ये रिस्क फैक्टर हैं। अगर ऐसा कोई हो जिनको ये फैमिली में ऐसी हिस्ट्री हो या फिर ऐसे सफ़र कर रहे हो बच्चे, तो उनमें मोस्ट प्रोबेबल है कि ऑटिज़म से वो सफ़र करते हैं।